बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो पोएम हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर ब्रिचेस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम में हम की पॉइंट्स, पोएम ट्रांसलेशन, थीम्स और सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। बिर्चेस जो है ये किस्म का पेड़ है और ये पेड़ जो है पतला सा है, लंबा सा है और ये कहा जाता है कि इस पेड़ की जो हाइट है वो 50 फीट भी हो सकती है। अब अगर इसकी की पॉइंट्स की बात करें, सो बर्चेस इज़ अ वेल नोन पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है, 1916 में पब्लिश हुई थी और इसमें जो थीम्स हमें देखने को मिलते हैं, थीम्स हम आगे भी डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। चाइल्डहुड, इमेजिनेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद नेचर के बहुत बड़े लवर थे, बहुत ज़्यादा लाइक करते थे और इसके ज़्यादातर पोम्स में आपको नेचर का थीम देखने को मिलेगा। रिफ्लेक्शन ऑन चाइल्डहुड, द पोम बिगेंस विद द, अब क्या होता है, ये जो बर्चेस है इसमें ये अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज जो होती है उसको भी रिमेंबर करता है। ये के मतलब ये कहता है कि इस बर्चेस पे जो है मैंने भी झूला झूला है। और डिस्क्रिप्शन ऑफ बर्चेस, फ्रॉस्ट विविडली डिस्क्राइब्स बर्चेस ट्रीज एम्फसाइजिंग देयर अपीयरेंस एंड हाउ दे बेंड एंड स्वे। अब ये जो बर्चेस ट्रीज है, एज आई सेड कि ये इसकी जो हाइट है वो 50 फीट भी हो सकती है, तो ये बेंड भी होते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट भी होते हैं। ही टॉक्स अबाउट देयर स्लेंडर ट्रंक्स वाइट, अब ये उसके जो अपीयरेंस है उसके बारे में बताया गया जिसमें स्लेंडर ट्रंक्स है, ठीक है, वाइट बार्क है एंड दे आर बेंट बाय आइस स्टॉर्म्स। और कहा जाता है कि इस पोएम में भी मेंशन है कि ये आइस स्टॉर्म्स की वजह से, ये जो बर्फ़ानी तोदा होता है या बर्फ़ की वजह से जो है ये बेंट होते हैं, झुकते हैं। बेंट मीन्स झुकना। Symbolism of the trees, the birch trees in the poem can be seen as a metaphor for life struggles and challenges. अब ये जो सिम्बोलिज़म तो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है जो बर्च ट्रीज़ है वो एज आ मेटाफर के तौर पे भी दिखाया गया है हमें। और इसका मतलब ये है कि लाइफ में किस तरह स्ट्रगल करनी है, क्योंकि ये जितने भी बैंड हो जाए ये जो बर्चेज़ है ये फिर भी जो है गिरते नहीं हैं, एक वक्त में फिर जो है स्ट्रेट हो जाते हैं। द बेंडिंग ऑफ द ट्रीज अंडर द वेट ऑफ आइस सिम्बलाइजेज द बर्डन्स एंड हार्डशिप्स दैट वी नीड। बहुत ही खूबसूरती से जो है इसको सिम्बलाइज़ किया गया है। कहते हैं जिस तरह इस बर्चिस ट्रीज़ पे जो बर्फ़ पड़ती है तो ये किस्म के बर्डन्स होते हैं, ये भी इंसान की ज़िंदगी में इस तरह बर्डन्स आते हैं, इसी तरह जो डिफ़िकल्टीज़ है वो आते हैं। तो इस चीज़ का जो है जैसे बर्चिस ट्री सामना करता है, इसी तरह जो इंसान है उसको भी इन चीज़ों का, इन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत जो है सिम्बलाइज़ किया गया है। एस्केपिज्म एंड इमेजिनेशन, द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज डिज़ायर टू क्लाइम द बर्च। ये अगेन स्पीकर जो है एक इमेजिन करता है, ठीक है, अपने आप को इमेजिन करता है और इस दुनिया से जो है एस्केपिज्म चाहता है। और ये चाहता है कि जिस तरह इस तरह पोएम में जो है एक बच्चे को मेंशन किया गया है कि ये बच्चा जो है बर्चिस ट्रीज़ पे जो है लाइक झूला झूल रहा है, तो सेम टू सेम ये भी खुद इमेजिन करते कि काश मैं भी ऐसा करता अपने चाइल्डहुड में, या मैं चाइल्डहुड में लौटना चाहता हूँ, इस दुनिया से जो है छुट्टी चाहता हूँ। छुट्टी से मतलब ये नहीं कि मैं मरना चाहता हूँ, कुछ देर के लिए इस दुनिया को छोड़ना चाहता हूँ। सिर्फ ये इमेजिन कर रहे हैं ये चीज़ें। द स्पीकर्स डिज़ायर में भी अगेन यही चीज़ मेंशन है कि ये जो है उस बर्चिस ट्रीज़ पे क्लाइम करना चाहता है, चढ़ना चाहता है, ठीक है, ऑन द टॉप, बिल्कुल टॉप पे। वेयर द बर्चेज ब्रांचेज आर थिन एंड फ्लेक्सिबल, जहाँ पे ये जो बर्चिस ट्रीज़ के जो ब्रांचेज हैं, जो शाखें हैं, वो थिन हैं, फ्लेक्सिबल हैं। सो ही टॉक्स अबाउट हाउ ही वुड लाइक टू क्लाइम द ट्री until ही कैन गेट अवे फ्रॉम अर्थ। और जैसे एज आई सेड कि ये क्या चाहता है कि ये चाहता है कि मैं इस दुनिया से, यानी इस ज़मीन से जो है थोड़ी कुछ देर के लिए गायब होना चाहता हूँ, फिर वापस आऊँगा। लेकिन जो कुछ देर के लिए, इसका मतलब ये है कि ये जो है उस बर्चिस ट्रीज़ पे जाना चाहता है। कमिंग बैक टू रियलिटी, अब अगेन पॉइंट जो है इस लाइन्स में क्या कहता है, इस की पॉइंट में, कि वापस ये फिर अपनी रियलिटी की तरफ आना चाहता है। सबसे पहले तो ये इमेजिन करता है कि काश मैं भी बर्चिस ट्रीज़ पे जाता, वहाँ पे जो है उस पर क्लाइम करता और टॉप, ऑन द टॉप जाता, क्योंकि जो टॉप पे इसके जो ब्रांचेस हैं वो थिन है, फ्लेक्सिबल है। सो यहाँ पे जो है अगेन रियलिटी की तरफ पॉइंट आते हैं। रियलिटी से मुराद वापस अपनी दुनिया में आते हैं, क्योंकि ये अब बड़े हो चुके हैं, छोटे तो है नहीं। सो इसलिए जो है ये अब रियलिटी का सामना करेंगे, जहाँ पे ये अपने प्रैक्टिकल वर्क्स जो हैं वापस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये इमेजिनेशन से और एस्केपिज्म से जो है वापस लौट आते हैं।
reflection on truth and experiences. Towards the end of the poem, the speaker contemplates the relationship between truth and experience. He suggests that even though his desire to climb the birch trees may be rooted in imagination. ये लाइक एक्सपीरियंस भी करता है और ये ट्रुथ है, ठीक है, कि जो बर्चिस ट्रीज़ हैं ये उस पे तो लाइक टॉप पे जाना चाहता था, लेकिन ये एक किस्म की इमेजिनेशन थी, ठीक है। और इसमें पोएम में लाइक एज आई सेड कि एक बच्चे को जो है मेंशन किया गया है। बच्चा जो है इस तरह मेंशन नहीं हुआ, बल्कि पोइट जो है उसको कंपेयर कर रहा है कि जो बर्चिस ट्रीज़ हैं, ये जो बेंड होती है, ये एक बच्चे की वजह से हो रही है, क्योंकि जो बच्चा है या जो लड़के हैं, बल्कि लड़के जो हैं इस बर्चिस ट्रीज़ के जो ब्रांचेस हैं उन पे झूला झूलते हैं, इसीलिए ये जो बर्चिस ट्रीज़ के जो ब्रांचेस हैं ये झुक जाते हैं। सो सेम टू सेम पोइट भी ये एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है, लेकिन ट्रुथ जो है इसका कुछ और है। ट्रुथ जो यही है कि पोइट जो है अब बड़े हो चुके हैं, पोइट अब छोटे नहीं है, तो ये सिर्फ इमेजिन कर सकता है, ये चीज़ एक्सपीरियंस करता है अपने इमेजिनेशन में। बर्चिस इज़ अ कम्प्लेक्स पोएम। अब ये एक कम्प्लेक्स पोएम है दैट, और ये पोएम बहुत ही लंबा पोएम है, सो वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये एक ब्यूटीफुल पोएम है, नेचर से रिलेटेड है, ठीक है। एज आई सेड कि ये नेचर के बहुत बड़े लवर हैं, और इसी तरह ये जो है अपने चाइल्डहुड से जो है ये जो अपने एडल्टहुड है उससे स्केपिज़म चाहते हैं, और बर्चिस ट्रीज़ पे अपने आप को इमेजिन करते कि मैं भी उस पर झूलना चाहता हूँ। अब जो मेन चीज़ है वो है हमारा पोएम ट्रांसलेशन। सो पोएम ट्रांसलेशन, सबसे पहले जो 3 लाइंस है, एज आई सेड कि बर्चिस का मैंने मतलब बता दिया, ये किस्म की जो है पेड़ है, और ये पेड़ जो है पतला सा है, लंबा सा है, और कहा जाता है कि इसकी जो हाइट है वो 50 फीट भी हो सकती है। सो पहले 3 लाइंस, व्हेन आई सी बर्चेस बेंड टू लेफ्ट एंड राइट अक्रॉस द लाइंस ऑफ स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज, आई लाइक टू थिंक सम बॉयज बीन स्विंगिंग देम। इन 3 लाइंस का मतलब ये है, जब मैं इन बर्चिस की पेड़ों को देखता हूँ, लेफ़्ट और राइट की तरफ झुका हुआ देखता हूँ, जहाँ इन पेड़ों की स्ट्रेट और डार्क लाइन होती है, मींस बनी होती है, ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ, जहाँ पे इसने लिखा है कि आई लाइक टू थिंक, ऐसा लगता है या ऐसा मैं सोचता हूँ, इन पर कुछ लड़के लटक रहे हैं, इन पर झूला झूल रहे हैं, या इन पर झूला है, मतलब पहले इन्होंने ये काम किया है, तभी ये जो है लेफ़्ट एंड राइट जो है झुके हुए हैं। अगले लाइंस में क्या कहता है, ये जो है ये यहाँ तक हम पढ़ेंगे एनिमल तक। बट स्विंगिंग डजंट बेंड देम डाउन टू से एज आई स्टॉर्म्स डू, ऑफन यू मस्ट हैव सीन देम loaded with ice a sunny winter morning after a rain, they click upon themselves as the breeze rises and turn a many-colored as the stir cracks and grazes their animal। इन लाइंस का मतलब है कि चलो ठीक है, इन छोटो लड़कों ने इस पर झूला भी होगा, ठीक है। अब झूला किस चीज़ पे, ये जो बर्चिस ट्रीज़ है, जो बर्चिस ट्रीज़ के ब्रांचेज़ है उन पर, कि बच्चों ने जो है उस पर झूला लिया होगा या झूले होंगे, इस वजह से ये झुक गई है। लेकिन उन बच्चों के इस पर झूलने से ये डाले इतने लंबे वक्त के लिए नीचे झुके हुए नहीं रह सकते। जैसे बर्फ़ के तूफ़ान आते हैं, ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया कि आइस स्टॉर्म, जैसे बर्फ़ के तूफ़ान आते हैं और उनको बेंड कर देते हैं। आइस स्टॉर्म्स का मतलब है बर्फ़ की तूफ़ान, वो इनको ज़्यादा बेंड कर देते हैं। अक्सर आप लोग ने देखा होगा, ये पेड़ जो होते हैं ये बर्फ़ से लोड हो जाते हैं, इन पर बर्फ़ जम जाती है। एक सनी विंटर मॉर्निंग में आफ्टर द रेन, जब हवा बढ़ती है, जब हवा चलती है, इस बर्फ़ की चटकने की आवाज़ आती है, तो एक रेनबो सा बन जाता है। वैसे बहुत सारे कलर्स बनते हैं इस बर्फ़ पर, इस बर्फ़ के चटकने से उस बर्फ़ पे ये क्रैक्स आने लगते हैं, उस बर्फ़ के एनिमल पर। Soon the sun's warmth makes them shed crystal shells, shattering the avalancing on the snow crust. She such heaps of broken glass to sweep away. You would like the inner dome of heaven had fallen. इन लाइंस का मतलब है, फिर जल्दी ही सूरज गर्म होने लगता है दिन के टाइम पर, और फिर बर्फ़ पिघलने लगती है, शेड होने लगती है, बर्फ़ की
क्रिस्टल शेल्स की तरह कि जैसे कोई कांच का टुकड़ा हो, ग्लास हो, उस तरह से ये बर्फ़ गिर रही होती है। ये बर्फ़ जो है क्रिस्टल्स है, किसी टूटे हुए गिलास की तरह ये बर्फ़ गिर रही है और तुम्हें ऐसे लगेगा डिनर या डोम ऑफ हेवन गिर गया है। ठीक है, अगले लाइन्स में क्या कहता है, दे आर ड्रैग्ड टू द withered bracken by the Lord, and they seem not to break, though once they are born. So low for long they never themselves. You may seen, अब ये 3 लाइन्स पढ़ेंगे यहाँ तक, themselves तक। तो इन लाइन्स का मतलब ये है, इन पेड़ों की डालियों को, इन पेड़ों को बर्फ़ से दबाया गया है, इन पर लोड था, लेकिन ये डालियाँ टूटी नहीं। लोड पड़ा लेकिन ये टूटी नहीं, लेकिन ये जो है झुक गई थी, तभी ये मुरझा गई है नीचे की तरफ लंबे वक्त के लिए। लेकिन अब फिर से उठकर ये पेड़ ख़ुद को ठीक नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। अगले लाइन्स में क्या कहता है, यू मे सीन देयर ट्रंक्स अर्चिंग इन द वुड्स years afterwards, trailing their leaves on the ground, like girls on hands and knees that know their hair before them over their heads to dry in the sun. इन लाइन्स का मतलब है, तुम देख सकते हो इन जंगलों में कि किस तरह से पेड़ों से बर्फ़ पिघलती है और उस बर्फ़ के साथ साथ पत्ते भी ज़मीन पर गिर रहे होते हैं, और इन पेड़ों की झुकी हुई टहनियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे लड़कियों ने अपने सर से बाल नीचे करके बालों को नीचे की तरफ झुका लिया है, और वो सूरज में अपने बालों को सुखा रही है, यानी सूरज की रोशनी से सुखा रही है। अगले लाइन्स में क्या कहता है कि बट आई वॉज गोइंग टू से व्हेन ट्रुथ ब्रोक इन विद ऑल हर मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट द आइस स्टॉर्म, आई शुड प्रेफर टू हैव सम बॉय बेंड देम as he went out and in to fetch the cows. Some boy too far from town to learn baseball. अब इन लाइन्स का क्या मतलब है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ और बता रहा था। पहले ये 4 लाइन्स आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ और बता रहा था, इन सब बातों में मेरे मुंह से सच निकल गया। पॉइंट क्या कहता है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ और बता रहा था इस लाइन से, बट आई, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ और बता रहा था, इन सब बातों में मेरे मुंह से सच निकल गया। इन सब आई स्टॉर्म वाली बातों में, लड़कियों की बालों की बातों में, ये सब बोलते हुए सच निकल गया। मैं तो यही मानता हूँ कि कुछ लड़कों ने ही इस पेड़ों पर लटक लटक के इनको बैंड किया है। बैंड मतलब झुका दिया है। आई स्टॉर्म इन्हें आई स्टॉर्म नहीं कर सकता, जैसे वो अपनी काउस को चराने के लिए बाहर जाते हैं। ठीक है, अगले इस लाइन के साथ पढ़ेंगे कि सम बॉयज टू फार फ्रॉम टाउन टू लर्न बेसबॉल हुज ओनली प्ले वाज व्हाट ही फाउंड हिमसेल्फ समर और विंटर एंड कुड प्ले वंस। इन 3 लाइन्स का मतलब ये है, कोई लड़का टाउन से बहुत दूर रहता है, वो बेसबॉल नहीं सीख सकता। जिन चीज़ों के आसपास वो बड़ा हुआ है तो वही वो अपने खेलने की कोई चीज़ ढूंढेगा, और अकेला समर हो या विंटर हो, वो इन पेड़ों पर लटक लटक के खेलता था। मतलब पॉइंट अभी भी ये मानता है कि ये पेड़ जो झुके हुए हैं ये उन लड़कों की वजह से झुके हुए, क्योंकि उनके पास खेलने के लिए कुछ था नहीं। अब वहाँ पे बेसबॉल तो खेली नहीं जाती, तो जिधर वो बड़ा होगा, जिधर वो लड़के बड़े होंगे, वहाँ पे यही एक गेम था कि पेड़ों पर लटकना। तो इस पॉइंट का यही मानना है कि चाहे वो समर हो या विंटर हो, ये लड़के जो हैं इन पेड़ों पर जो है लटक लटक के खेलते थे, मतलब पेड़ों पर लटकने वाले गेम खेला करते थे। अगले लाइन्स में क्या कहता है, वन बाय वन he subdued in his father's trees by riding them down over and over again until he took the stiffness out of them, and उसके बाद and not one but hung imp, not one was left for him to conquer. He learned all there was to learn about not launching out too soon, and so not carrying the tree away clear to the ground. He always kept his poise to the top branches, climbing carefully with some planes you use to fill a cup up to brim and even above the brim. इन लाइन्स का मतलब ये है कि ये पेड़ उसके फादर के हैं,
कि मतलब ये जो पेड़ है, ये जो बिरचिस पेड़ है, ठीक है, ये जो बिरचिस ट्रीज़ है, ये उन लड़कों के फादर के हैं और उसने एक एक करके अपने फादर के इस पेड़ की टहनियों को मोड़ दिया है। मतलब उन लड़कों ने, वो इस पर राइड करता गया बार बार। अब यहाँ पे एक लड़के की बात हो रही कि वो इस पर राइड करता गया, बार बार राइड करता गया और इस पेड़ों की टहनियों को मोड़ दिया है, इस पेड़ों को, कटोरतों को ख़त्म नहीं कर दिया। उस लड़के ने एक भी पेड़ उसने नहीं छोड़ा, सब पे उसने राइड की है और ऐसा लगता है जैसे उसने पेड़ों पर फतह हासिल कर ली हो। वो सब कुछ सीख चुका था जो उसने सीखना था कि कब चढ़कर उसको मोड़ना है और कब कूदना है। ये इन लाइन्स का मतलब है, ठीक है, कि मतलब वो जो बॉय है वो सब कुछ सीख चुका था कि कब इन पेड़ों पर चढ़ना है और कब इनको मोड़ना है और कब इनसे कूदना है कि ये डैमेज ना हो जाए। उसको सब चीज़ों का एक्सपीरियंस हो चुका था। वो हमेशा पेड़ के ऊपर चढ़कर बैलेंस बना के रखता था टॉप ब्रांचेस पर, बहुत ही केयरफुली वो चढ़ता था, जिस तरह से कोई इंसान किसी कप को केयरफुली भरता है। यहाँ पे इन लाइन्स का मतलब है कि पानी, जिस तरह कोई इंसान किसी कप को केयरफुली भरता है पानी से कि पानी गिर ना जाए, उसी तरह वो बैलेंस बनाकर वो ऊपर चढ़ता था। मतलब वो जो बच्चा था वो बर्चिस ट्रीज़ के ऊपर चढ़ता था बैलेंस बना के कि वो जो बर्चिस ट्रीज़ के जो पेड़ है वो गिर ना जाए। Then he flung outward feet first with a swish, kicking his way down through the air to the ground. इन दो लाइंस का मतलब ये है, जब वो इस पेड़ के टॉप पे पहुंचता था, अपने पैरों के बाहर की तरफ लेता है और हवा भी झूलता हुआ नीचे आता है ग्राउंड पर। ये उस लड़के का अंदाज़ है ऊपर और नीचे आने का। So was I once myself a swinger of birches. मैं भी कभी इन पेड़ों की birches पर झूला करता था, स्विंग किया करता था। पॉइंट अपने बारे में बता रहे कि मैं भी एक वक्त में इन पे झूला लेता था, ये जो birches ट्रीज़ के जो ब्रांचेस है इन पर। And so I dreamed of going back to be. अब यहाँ पे पॉइंट की ख्वाहिश है, पॉइंट ख्वाब देखता है कि काश मैं भी वापस उस तरफ चला जाता। अब मेरा ख्वाब है कि मैं फिर से वैसे ही झूलूँ, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अगले लाइन में क्या कहता है, इट्स व्हेन आई एम वेरी ऑफ कंसिडरेशंस एंड लाइफ इज टू मच लाइक अ पाथलेस वुड वेयर योर फेस बर्न्स एंड टेकल्स विद द cobwebs broken across it and one eye is weeping from a twigs having lashed across it open. इन लाइन्स का मतलब ये है, इनके ये दोनों भी साथ पढ़ लेंगे। आई वुड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ वाइल एंड देन कम बैक टू इट एंड बिगेन ओवर। ये सब मुझे तब फील होता है जब मैं उदास और थका हुआ होता हूँ। मतलब पॉइंट क्या कहता है कि मुझे ये चीज़ें कब याद आती है। पॉइंट ये कहता है कि जब मैं थका हुआ होता हूँ, मैं जब उदास होता हूँ, तो मेरा दिल करता है कि मैं बर्चिस ट्रीज़ के पेड़ों पर चढ़ूँ और वहाँ जो है झूला ले लूँ। और सोचता रहता हूँ ये ज़िंदगी जो है एक जंगल की तरह है। यहाँ पे जिसने ये पाथलेस वुड, कि ये ज़िंदगी जो है एक जंगल की तरह है जिसका कोई रास्ता नहीं है। पाथलेस वुड है, ठीक है, जिसका कोई रास्ता नहीं। अब कहता है कि सूरज की गर्मी की वजह से मेरा चेहरा जल रहा है और मैं उस मकड़े के जाले में फंस चुका हूँ, ज़िंदगी के मकड़े के जाले में फंस चुका हूँ। और मेरी एक आँख रो रही है क्योंकि उसमें कुछ चला गया है, उससे पानी निकल रहा है कि मैं दुनिया से थोड़े टाइम के लिए चला जाता हूँ। आई वुड लाइक टू गो, ये जैसे यहाँ पे इन्होंने किया द अर्थ वाइल, कि आई वुड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ वाइल एंड देन कम बैक टू इट एंड बिगेन ओवर, कि मैं इस दुनिया से थोड़ी टाइम के लिए चला जाना चाहता हूँ और फिर वापस आकर अपने काम को जारी रखना चाहता हूँ। May not fate willfully misunderstand me and half grant what I wish and snatch me away, not to return earth's the right place for love. I would know where it's likely to go better. इन 4 लाइंस का मतलब है, कहीं ऐसा ना हो फेट मतलब किस्मत जानबूझ के इस बात का गलत मतलब ले ले और मेरी आधी ख्वाहिश पूरी करे, छीन कर इस दुनिया से दूर ले जाए। आधी ख्वाहिश पूरी ना करे, मैं लौट कर जो है आ ना सकूँ। और अर्थ एक इसके बारे में क्या बताया गया कि जो अर्थ है ये एक सही जगह है प्यार करने के लिए, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि इससे बेहतर कोई अच्छी जगह है या नहीं है। अब पॉइंट यहाँ पे ये भी विश कर रहा है कि अर्थ से भी कोई बेटर जगह है या नहीं है। आई वुड लाइक टू गो
My climbing a birch tree and climbed black branches up a snow white trunk toward heaven till the tree could bear no more, but dipped its top and set me down again. मैं एक बिर्च दरख्त पर चढ़ना चाहता हूँ ऊपर की तरफ, हेवन की तरफ, जब तक मुझे ऐसा ना लगे कि ये दरख्त और नहीं झील सकता मुझे, कि ये दरख्त मुझे और नहीं झील सकता, और फिर मैं वहाँ से कूदूँ। यही चलता रहेगा, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे जाना, इसी बिर्चिस के ट्री पर झूलना, ज़िंदगी को ठीक बनाने के लिए, प्रॉब्लम से कुछ टाइम के लिए छुटकारा पाने के लिए। द वर्ड, यहाँ पे इन लाइन्स का मतलब है कि दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक, वन कुड डू वर्स दैन अ स्विंगर ऑफ बिर्चिस। कि मतलब अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम से कुछ टाइम के लिए छुटकारा पाने के लिए यही एक बेस्ट तरीका है कि ये जो बिर्चिस ट्रीज़ के जो ब्रांचेस हैं, इसके ऊपर जाना, नीचे आना, अपने प्रॉब्लम्स को इसी तरह हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं इसके थीम्स की तरफ। आई होप आपको पॉइंट की समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चाइल्डहुड एंड नॉस्टैल्जिया, देखो इस पोएम में जो है चाइल्डहुड और नॉस्टैल्जिया का जिक्र आया है, जिक्र किया गया है। चाइल्डहुड एक तो उस बच्चों के बारे में पॉइंट बता रहा है, फिर ये ख़ुद भी जो है कहता है कि ये मेरा भी एक नॉस्टैल्जिया है, मतलब मैंने भी ये काम किया है अपने बचपन में। ये जो बर्चिस ट्रीज़ हैं, इस पे मैं भी एक वक्त में जो था ऊपर और नीचे होता था, मतलब इसके जो पेड़ हैं, इसके जो ब्रांचेस हैं, उन पे चढ़ता था। तो ये एक किस्म का नॉस्टैल्जिया है। नॉस्टैल्जिया का मतलब यही है कि आप अपने जो बचपन का कोई वाक़या है उसको रिमेंबर करते हो, ठीक है, या आप कोई ऐसी चीज़ देखते हो जिससे आपको अपने जो वाक़या है वो याद आता है। एस्केप एंड इमेजिनेशन, अब ये थीम हमने वैसे इसके की पॉइंट से भी डिस्कस की थी। ये एक तो पॉइंट कहता है कि मैं इस दुनिया से जो है जाना चाहता हूँ। जाने से मुराद ये नहीं कि मुकम्मल जाना चाहता, मतलब कुछ टाइम के लिए छुट्टी चाहता हूँ, एस्केप होना चाहता हूँ। और ये सब कुछ ये क्या कर रहा है, इमेजिन कर रहा है। रियलिटी में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आप एक दफ़ा गए तो फिर तो भाई दोबारा कभी नहीं आ सकते। फिर उसके बाद है नेचर एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। एज़ आई सेड कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट नेचर के बहुत बड़े लवर थे। नेचर के बारे में इसके बहुत सारे पोएम्स हैं, और हर पोएम में लाइक अगर कोई नेचर से रिलेटेड ना भी हो तो नेचर थीम को जो है मेंशन किया जाता है। इसी तरह ये भी नेचर से रिलेटेड एक पोएम है, ठीक है, दरख्त के बारे में है। बर्चिस का मतलब एक दरख्त, एक पेड़ है, ठीक है। तो उसमें जो है ये अपने एक्सपीरियंस को भी शामिल करता है कि इस तरह जो है मैं जो बर्चिस ट्रीज़ हैं उसको मैंने एक्सपीरियंस किया है, वहाँ पे मैंने झूला है, और बहुत ही मज़ा आता है उसके टॉप पर जाना, नीचे आना, अपने प्रॉब्लम से एक किस्म का छुटकारा हासिल करना है। ट्रुथ एंड परसेप्शन, अब ये एक और चीज़ है कि ट्रुथ और परसेप्शन इस थीम में इस तरह, ये मतलब इस में ये थीम इस तरह बनता है कि ट्रुथ यही है कि भाई जो पॉइंट है वो कभी भी इस दुनिया में अगर रहेगा तो अगर वो एक दफ़ा चला जाए तो फिर वापस नहीं आ सकता, ये एक सच्चाई है, ठीक है। और इसी तरह ये भी एक सच्चाई है कि अब वो बूढ़ा हो चुका है तो वो उस जो पेड़ है, जो ब्रांचेस है बर्चिस ट्रीज़ के, उसमें नहीं झूला ले सकता, मतलब उस पर नहीं चढ़ सकता। क्यों? क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका है, अब वो बच्चा तो नहीं रहा। लेकिन ये हमें इस पोएम में उस बच्चों की एग्जांपल दे देता है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ ये कंपैरिजन करता है आइस स्टॉर्म्स के साथ, ठीक है, बर्फ़ के जो तूफ़ान होते हैं उसके साथ। लेकिन फिर ये अगेन कहता है कि नहीं, जो बर्फ़ के तूफ़ान है वो ऐसा नहीं कर सकते, इन पेड़ों को नहीं झुका सकते, इन बर्चिस के ट्रीज़ के जो पेड़ है इसको नहीं झुका सकते। ये एक बच्चों का काम है, क्योंकि बचपन में मैं खुद ये करता था। Dualities and balance. The poem explores various dualities such as the contrast between imagination and reality. अब obviously इसमें जो है imagination भी है और reality भी है। reality किस तरह है और imagine ये इस तरह करता है कि काश मैं वापस चला जाऊँ इस दुनिया को छोड़ के, कुछ टाइम के लिए छुट्टी ले लूँ और ये जो बर्चिस ट्रीज़ है यहाँ चला जाऊँ, यहाँ अपनी लाइफ इंजॉय करूँ। ये जो है एक किस्म की इमेजिनेशन है, ठीक है। रियलिटी क्या है कि रियलिटी यही है कि भाई आप जब एक दफ़ा जाएंगे तो आप वापस लौट के नहीं आ सकते, तो ये रियलिटी है। लेकिन इसकी ये क्या कहता है, ये इमेजिन करता है कि मैं एक दफ़ा जाना चाहता हूँ और वापस इस दुनिया में आना चाहता हूँ। और ये पोएम में मेंशन भी करता है कि मैं वापस फिर अपना काम जारी रखना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ये रियलिटी नहीं है। आप जब एक दफ़ा जाते हैं तो फिर वापस नहीं आ सकते।
Prose suggests the importance of finding a balance between these opposing forces in life. तो ये भी एक किस्म का लाइक आपको ये भी कहा जाता है कि आपने बैलेंस रखना है अपनी पर्सनैलिटी में, मतलब जब आप कोई चीज़ इमेजिन करते हो या रियलिटी की तरफ जाते हो. Symbolism. Birches. Birches trees in the poem symbolizes several things. They represents the beauty and resilience of nature. ये एक symbol है, ठीक है. As well as its ability to withstand and recover from the challenges of life. अच्छा, ये बहुत important theme है, बहुत important symbolization की गई है. birches trees किस चीज़ को symbolize कर, birches trees इस चीज़ को भी symbolize कर रही है कि इंसान जो है, जिस तरह birches trees के जो पेड़ है, जो branches है, उस पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ा है या वो झुक चुके हैं बच्चों की वजह से, लेकिन फिर भी वो जो birches trees है उसने हिम्मत नहीं हारी. ठीक है, मैं इसलिए इसको जो है डायरेक्ट यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, जो लिटरेरी डिवाइस है वो यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसको जो है पॉइंट खुद इंसानों के साथ कंपेयर कर रहा है. जिस तरह इंसान जो है उसको चाहिए कि हिम्मत ना हारे, birches trees भी इसी तरह है, वो हिम्मत नहीं हारे. उसके ऊपर उसके जो पेड़ है, उसके जो ब्रांचेस हैं, उस पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, वो ज़्यादा झुके हुए हैं, लेकिन फिर भी वो टूटने का नाम नहीं ले रहे. इसी तरह इंसान भी लाइफ में जो हार्डशिप्स, जो डिफ़िकल्टी, जो बर्डन्स फेस करता है, उससे जो है वो हिम्मत ना हारे. स्विंगिंग इन birches. The act of swinging on birch trees symbolizes a form of escape and release from the realities and hardships of life. बहुत ही खूबसूरत जो है सिम्बलाइज़ किया गया है. इसका भी मतलब ये है कि जब आप स्विंग करते हैं, मतलब आप घूमते हो, जिस तरह birches trees पे आप इधर उधर होते हो ना, लेफ़्ट एंड राइट होते हो, ठीक है, या ऊपर से नीचे हो रहे होते हो, तो इसी तरह लाइफ में भी आपके सामने जब डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, आप मतलब लाइफ में, लाइफ का नाम भी यही है ना कि आप कभी ऊपर जाते हो, कभी नीचे आते हो. आप कोई भी काम करते हो, चाहे स्टडी करते हो, कोई भी कुछ भी करते हो, तो लाइफ का यही मकसद है कि आप कभी ऊपर कभी नीचे. ठीक है, कभी आपको बहुत कुछ मिलता है, कभी आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी. जिस तरह birches trees है वो हिम्मत नहीं हार, एक वक्त पे वो अभी भी खड़ी है. ठीक है, मतलब उस पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ा है, बच्चों की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा झुक गए, लेकिन उसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारी. Ice storms. The ice storms mentioned in the poem symbolize the harsh and challenging aspects of life. इसी तरह जो आइस है ये किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है, डिफ़िकल्टीज़ को, बर्डन्स को. अब यहाँ पे किस तरह सिम्बलाइज़ किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्या कहते हैं, ये birches trees के जो पेड़ है, जो ब्रांचेस हैं, उस पर बर्फ़ पड़ी है, लेकिन ये जो बर्फ़ है ये क्या है, डिफ़िकल्टीज़ है. सेम टू सेम हमारी लाइफ में भी आइस की तरह लाइक डिफ़िकल्टीज़ होंगी, बर्डन्स होंगे, हार्डशिप्स होंगे, हमने उस चीज़ को सामना करना है. तो ये भी बहुत खूबसूरत सिम्बलाइज़ किया गया है. ट्रुथ एंड इमेजिनेशन. The poem explores the interplay between truth and imagination. The speaker's desire to climb the birch trees, although rooted in imagination, is presented a truth derived from personal experience. And अब ये again this symbolize the importance of personal truths and the power of imagination in shaping one's perspective and understanding of the world. कि ये जो इन्होंने मेंशन किया है ना कि ट्रूथ एंड इमेजिनेशन, ये किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रही है, आपकी पावर ऑफ इमेजिनेशन को सिम्बलाइज़ कर रहा है कि आप अपने जो है पर्सपेक्टिव्स शेप कर सके. ठीक है, अपने जो दुनिया है जो आपने बनाई है उसको समझ सके, चाहे वो इमेजिनेशन के थ्रू हो या ट्रूथ के थ्रू हो या रियलिटी के थ्रू हो. और ये नेक्स्ट पोएम होगा जो हम डिस्कस करेंगे, फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. यहाँ पे वीडियो हमारी एंडिंग होती है. आई होप आपको ये वीडियो की समझ आई होगी. वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो गई है, लेकिन पोएम भी बहुत बड़ा है और सिम्बोलिज़म पे ज़्यादा फोकस करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.